ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आपको मैं पहली तस्वीर दिखाऊंगा 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के जश्न पर मंडराते हुए आतंकी खतरे, उस नापाक साजिश की जिसे नाकाम करने और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसीज डिप्लॉयड हो चुकी। यूपी में, दिल्ली में हर जगह पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एकदम चौकन्नी हो गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी लखनऊ में विधानसभा पर पूरी तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली से लेकर यूपी और पाकिस्तानी सीमा से सटे जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मुस्तैद है। देश की राजधानी दिल्ली 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के लाल किले पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल का आगाज हुआ। इसके बाद मार्च पास्ट की शुरुआत हुई। लाल किले के पास भारतीय सेना ने 21 तोपों की सलामी की, रिहर्सल की। साथ ही दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को लेकर सुरक्षा इंतजाम भी टॉप नॉच है। दिल्ली में लाल किले समेत संवेदनशील इलाकों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। आजादी के जश्न को महफूज रखने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और कमांडो दस्ते की तैनाती की गई है। लाल किले के आसपास NSG और अर्धसैनिक बलों सहित 15,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने के लिए 2000 से ज्यादा CCTV, ड्रोन और हेड काउंट कैमरे लगाए गए हैं। लाल किले के आसपास पतंगबाजी और ड्रोन उड़ाने पर 16 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली के बॉर्डर एरिया से गुजरने वाली गाड़ियों की सख्त जांच हो रही है। 15 अगस्त को लेकर के अवैध सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। ये सुरक्षा चक्र जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो पहले से ज्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि अलर्ट इस बात को लेकर के है कि लगातार जो आतंकी खतरा है इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, इसलिए लगातार हर इंफॉर्मेशन को दिल्ली पुलिस के साथ में शेयर किया जा रहा है। सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं, पानी में भी सुरक्षा घेरा है। यमुना क्षेत्र में नावों के जरिए विशेष गश्त और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस और ITBP ने मिलकर यमुना खादर इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस आतंकियों के टारगेट पर बेवजह इस बार पहले से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी खतरे का मल्टीपल टेरर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आतंकी खतरा ज्यादा है। 15 अगस्त को देखते हुए आतंकी इन दिनों में बड़े आतंकी हमले कर सकते हैं। अलर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में हमले के लिए गुजरात अक्षरधाम मंदिर पर 2002 हमले का मास्टरमाइंड फरहतुल्लाह गौरी साजिश की तैयारी में। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट ऑफ हिंद के नाम पर पोस्ट करके भारतीय मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और मुस्लिम युवकों को भड़का करके उनको सुसाइड अटैक के लिए तैयार कर रहा है। तो जैश की प्लानिंग को भी सुरक्षा एजेंसीज ने डिकोड किया है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर यूपी और जम्मू कश्मीर से लेकर के देश के तमाम राज्यों में सुरक्षा एजेंसीज इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और इसी से आतंकियों के हर मंसूबे को ध्वस्त किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में भी पुलिस और प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यूपी के संवेदनशील इलाकों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और बाजारों में पुलिस बल की तैनाती और चेकिंग बढ़ाई गई है। राजधानी लखनऊ सहित सभी बड़े जिलों में VIP मूवमेंट और आजादी दिवस के कार्यक्रमों को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा निगरानी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आयोजन स्थलों पर पुलिस बल और PSC के साथ खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। संदिग्ध वाहनों और लोगों पर नजर रखने के लिए
जगह जगह बैरियर और चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। होटल, मॉल, रेलवे और बस अड्डों पर डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमें एंटी सबोटेज चेकिंग कर रही हैं। साथ ही लखनऊ में जन भवन और दूसरे मुख्य कार्यक्रमों के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि लखनऊ के विधानसभा के सामने आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर रिहर्सल की जा रही है। ध्वजारोहण को लेकर जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी। उत्तर प्रदेश के बड़े संवेदनशील और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे शहरों में भी योगी फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर को 4 जोन में बांटकर पुलिस टीम सुरक्षा पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। वहीं अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड टीम के साथ विशेष रूप से जाँच की गयी। यूपी के महाराजगंज में भी पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा दस्ते लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के करीब होने की वजह से पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम और डॉग स्क्वाड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में लगातार चेकिंग का अभियान जारी है। इसके अलावा ड्रोन से और सोशल मीडिया के माध्यम से निगरानी की जा रही है। बॉर्डर पे सख्त चेकिंग है और एंटी एएसएफ टीम और BTDS टीम डॉग स्क्वाड के द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर लगातार चेकिंग जारी है। 15 अगस्त पर पाकिस्तान की नापाक साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत किया गया है। किसी भी साजिश को रोकने के लिए 3 लेयर मल्टी टियर सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगा, लिहाजा बख्शी स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा एजेंसियों ने CCTV निगरानी, ड्रोन मॉनिटरिंग, एरिया डोमिनेशन और गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG को भी स्टेडियम के आसपास अलर्ट पर रखा गया है। ये सर्विलेंस लगा दिए गए हैं, CCTV कैमराओं का जाल बिछा दिया गया है। PTZ कैमरा आपको दिख रहा है जो 36 डिग्री में पूरा जो है दृश्य दिखाता है कि किस इलाके पर क्या हो रहा है। खासकर इनको मुख्य वेन्यू पे तैनात किया गया है। तो एक तरफ इस पूरे जश्न को बड़े ही खूबसूरत तरीके से मनाने का इंतजाम है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। अब खबर अयोध्या जी से, जहां राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द पहला CEO मिल सकता है। इंटरव्यूज पूरे हो चुके हैं। करीब 5,500 आवेदन थे, जिसमें से फाइनल राउंड तक 16 उम्मीदवार पहुंचे और अब 16 में से 3 बेस्ट उम्मीदवारों का नाम तय करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। 2 सितंबर तक राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट नए CEO का ऐलान कर सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं और ट्रस्ट में बड़े बदलाव का दौर जारी है। पहले चंपत राय की छुट्टी हुई, उनकी जगह कृष्ण मोहन को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट को पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO मिलने वाला है। इसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस पूरा हो चुका है। 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में इंटरव्यू हुए, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए 16 उम्मीदवार शामिल हुए। अब चयन समिति सभी उम्मीदवारों के अनुभव, नेतृत्व क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन करेगी। इसमें 3 नाम सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद कमेटी 3 नामों का पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी। CEO के नाम पर अंतिम फैसला राम मंदिर ट्रस्ट ही करेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के CEO के लिए चल रहे इंटरव्यू अब खत्म हो गए हैं। कुल 16 उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया गया, जिनसे अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। माना जा रहा है कि अब इसी इंटरव्यू के आधार पर 3 नामों का पैनल ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा और 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO का ऐलान हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO पद के लिए 5,585 आवेदन मिले थे। कई चरणों की स्क्रीनिंग के बाद 16 उम्मीदवारों को आमने सामने बातचीत के लिए चुना गया। इसमें सेना के पूर्व अधिकारी, रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी, कॉरपोरेट, शिक्षा और IT सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल शामिल थे।
1-to-1 इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लीडरशिप, विजन और टेक्नोलॉजी की समझ को परखा गया। चयन समिति ने उम्मीदवारों के लिए करीब 34 सवालों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें प्रशासनिक अनुभव से लेकर धार्मिक आस्था से जुड़े सवाल शामिल थे। भगवान के दर्शन की व्यवस्था कैसे बेहतर होगी? 5 लाख श्रद्धालु आ जाएं तो भीड़ कैसे नियंत्रित करेंगे? मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से अधिकारी और कर्मचारी कैसा व्यवहार करें? इसके अलावा आपात स्थिति में तुरंत फैसला लेने की क्षमता भी परखी गई। सूत्रों के मुताबिक इंटरव्यू में उम्मीदवारों से सिर्फ प्रशासनिक सवाल नहीं पूछे गए, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था और निजी जीवन शैली से जुड़े सवाल भी किए गए। उनसे पूछा गया कि वे कितने धार्मिक हैं, क्या मांसाहार का सेवन करते हैं, चोटी रखते हैं या जनेऊ धारण करते हैं। सिलेक्शन कमेटी ने भले ही अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल को इंटरव्यू के लिए चुना, मगर संतों की राय कुछ अलग है। सीता माता मंदिर के पीठाधीश्वर महंत अवनीश दास ने मांग की है कि मंदिर की बागडोर संतों के हाथ में होनी चाहिए। मंदिरों को सीईओ के द्वारा चलाया नहीं जाना चाहिए, ये पद्धति नहीं है। मंदिर चलाने में उनके पास ही व्यवस्थाओं के अधिकार होने चाहिए जो भगवन्निष्ठ हैं, जो मंदिरों से निर्मित हुए हैं, जिन्हें आश्रमों में रहने का अवसर मिला है, जिनकी परवरिश मठों में नहीं हुई है, मंदिरों में नहीं हुई है। वे लोग केवल व्यवस्था प्रबंधन की दृष्टि से योग्य हो सकते हैं। फिलहाल अंतिम 3 नाम पर मंथन जारी है। 2 सितंबर तक राम मंदिर ट्रस्ट को पहला सीईओ मिलने की उम्मीद है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों के ड्रेस कोड में एक बार फिर बदलाव किया गया। 15 अगस्त से मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू होगा। धार्मिक न्याय समिति ने इसकी मंजूरी दी। नए ड्रेस कोड के अनुसार सभी पुजारी नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय धारण करेंगे। ड्रेस रेशम की बनी होगी। रंग पीला रखा गया है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसी वजह से रामलला के मुख्य परिधानों से लेकर के पुजारियों के वस्त्र तक में पीले रंग को प्राथमिकता दी गई। खास बात यह कि पुजारियों के वस्त्र सिले हुए नहीं बल्कि बिना सिले रेशमी वस्त्र के होंगे। अब बात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रण की। 2027 में होने वाले सियासी रण को जीतने के लिए MY समीकरण तैयार किया गया है। M का मतलब है महिलाएं, Y का मतलब है युवा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को साधने की तैयारी में है ताकि 27 में जीत की हैट्रिक लगाई जा सके। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है। 2027 का सियासी रण, योगी का MY समीकरण। यूपी में करीब 7 महीने बाद चुनाव होने हैं, मगर बीजेपी के सियासी योद्धा अभी से तैयारी में जुटे हैं। टीम योगी की एक नजर आधी आबादी यानी महिलाओं पर है तो दूसरी नजर युवाओं पर, क्योंकि ये दोनों मिलकर किसी भी राजनीतिक रण क्षेत्र का नतीजा पलटने का मादा रखते हैं। सीएम योगी पहले ही यूपी के युवाओं को अपने पाले में करने में जुटे हैं। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लान का ऐलान कर चुके हैं। यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। अब चुनाव में महिला वोटर्स की बढ़ती ताकत को देखते हुए उन्हें साधने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की महिलाओं को किसी बड़ी योजना का लाभ मिल सकता है। पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में इस पर चर्चा भी हो चुकी है और अब ये मंथन किया जा रहा है कि योजना को किस रूप में शुरू किया जाए। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी की नजर आधी आबादी पर है और यही वजह है कि अब यूपी सरकार महिलाओं के लिए अलग से एक बड़ी योजना लाने की तैयारी कर रही है। यूपी की महिलाओं को साधने के लिए 3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प, सीधे खाते में 50,000 की धनराशि भेजकर प्रत्यक्ष लाभ लिया जाए।
दूसरा विकल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास योजना शुरू कर सुरक्षा दी जाए। तीसरा विकल्प, महिलाओं के लिए जारी कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सरकार के माध्यम से सहायता मिल रही है, जिसके चलते उनकी न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है बल्कि वो सामाजिक रूप से भी मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं। विभिन्न माध्यमों से महिलाओं के लिए नीतियों को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस में महिलाओं के लिए पदों को आरक्षित किया गया। दरअसल यूपी में पहले से ही कई ऐसी योजनाएं चल रही है जिससे महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत गरीब बच्चियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 15,000 की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद विधवाओं को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत ग्रेजुएट पास करने वाली छात्राओं को सरकार स्कूटी देने जा रही है और यूपी रोडवेज की बसों में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाता है। और अब चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 50,000 तक की रकम भेजने का ऐलान कर बीजेपी बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है, क्योंकि कई राज्यों में ये फार्मूला हिट भी रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में सरकारों ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की योजना शुरू की। और अब जबकि यूपी में अगले साल चुनावी बिगुल बजने वाला है, तो बीजेपी यहां आधी आबादी को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है। ऐसे में अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो 2027 में बीजेपी आधी आबादी पर फोकस करते हुए अपनी राहें आसान कर सकती है। कैमरामैन समीर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में दावा किया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में वो गए। 8 तारीख को जिस रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की सभा हुई, वहां 10 तारीख को शुद्धिकरण का कार्यक्रम हुआ, यानी पूजा पाठ किया गया। संसद में खड़गे के इस बयान पर संसद से सड़क तक संग्राम हो गया। 84 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। राज्यसभा में नेता विपक्ष को यह कहना पड़ा कि वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस मंच पर गए उसका शुद्धिकरण किया गया, एक दलित के साथ भेदभाव हुआ, दलित का अपमान हुआ। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। एक तरफ खड़गे खुद के नहीं, देश के 20 करोड़ से ज्यादा दलितों के अपमान की बात उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूजा पाठ और हवन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि एक जाति विशेष के शख्स के मंच पर जाने से मंच अशुद्ध कैसे हो सकता है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने फौरन जवाब दिया और कहा कि बीजेपी इस घटना की निंदा करती है, ये सरासर गलत है और इसकी जांच कराई जाएगी। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। जेपी नड्डा ने तो शुद्धिकरण की निंदा कर दी, लेकिन उन्हीं के साथी गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर अलग जवाब दिया। गिरिराज सिंह का दावा है कि वहां किसी का अपमान नहीं हुआ, सिर्फ गंदगी की सफाई की गई। मैं उनके बातों को ये बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं कि खड़गे जी को छोटी चीजों को उस रूप में नहीं एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई रैली हुआ, उसकी सफाई हुई,
इसको दलित से क्या लेना देना? तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और क्या। राहुल गांधी जितना सिखाता उतने तो बोलते। मल्लिकार्जुन खड़गे शुद्धिकरण वाले मुद्दे पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं तो उत्तराखंड के हल्द्वानी समेत अलग अलग शहरों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इनका सवाल है कि रामलीला ग्राउंड का शुद्धिकरण कराने वाले लोग कौन थे और ऐसा किसके कहने पर किया गया। खड़गे जी की रैली समाप्त होने के बाद उसी कार्यक्रम स्थल पर शुद्धिकरण यज्ञ किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और निश्चित रूप से हो ना हो यह सत्तारूढ़ दल के संरक्षण के बिना मुमकिन ही नहीं है। हमारा ये मानना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी का शुद्धिकरण नहीं कराया है और ये कांग्रेस बार बार एक भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड पहुंचे। रैली के 2 दिन बाद यानी 10 अगस्त को रामलीला ग्राउंड के मंच का कथित रूप से शुद्धिकरण किया गया। खड़गे का आरोप भी यही है कि ऐसा दलितों को अपमानित करने के लिए किया गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने साफ किया कि पार्टी इस तरह के भेदभाव का समर्थन नहीं करती, तो फिर सवाल ये है कि शुद्धिकरण को सफाई का नाम क्यों दिया जा रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद राम सेना का शुद्धिकरण बीजेपी को भारी पड़ गया। राज्यसभा में पूरे मामले को खड़गे ने पुरजोर तरीके से उठाया और ये कहा कि वो दलित वर्ग से आते हैं और इसलिए इसके बाद शुद्धिकरण किया गया। इसमें कैबिनेट की ओर से जेपी नड्डा ने कहा कि इस मामले की वो भर्त्सना करते हैं, मामले की जांच कराएंगे और कहीं ना कहीं इस मामले में भाजपा संगठन पीछे नजर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संसद का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। तो राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। लोकसभा की 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही हो पाई, यानी 96 घंटे 30 मिनट काम हुआ ही नहीं। आखिरी दिन भी सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे और महज 1 मिनट तक ही कार्रवाई हो पाई। पहली बार यह दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया। हम बार बार कहते रहे कि गृह मंत्री आप चर्चा में आइए, चर्चा में भाग लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया कार्रवाई पर आप अपना वक्तव्य रखिए। राहुल गांधी जी ने बात रखी, प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, केसी वेणुगोपाल जी ने बात रखी, शशि थरूर जी ने बात रखी, लेकिन गृह मंत्री कभी आए नहीं। अब आपको जानना चाहिए कि मॉनसून सत्र में काम कितना हुआ, उसका लेखा जोखा किया। मॉनसून सत्र में 12 बिल पेश हो चुके हैं, ये उसी के स्टैटिस्टिक्स सामने है। 12 में से 8 बिल पास हुए हैं, 2 बिलों पर चर्चा हुई और 6 बिल इसमें से बिना चर्चा के ही पास हो गए। 8 जो बिल बताए गए, इसमें कार्रवाई बाधित तो हुई है। विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर आरोप भी लगाने लगे। वो आरोप क्या है, ये भी आपको सुनवाता है। 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। एक मनबढ़ू आदमी सदन को ऐसे चलाना चाहते हैं जैसे वो अपने घर को चलाना चाहते हैं। विपक्ष ने साथ नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी राज्यसभा से 12 बिल पास हुए। प्रोडक्शन कम रहा विपक्ष की वजह से। ये विपक्ष ने जो किया है ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बड़ा दुखद रहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन का पूरा सदन ढुल गया और हमारे
देश के टैक्स पेयर का और सामान्य से सामान्य जनता की हार्डकोर मनी का पैसा बर्बाद हो गया। उधर बंगाल में बीजेपी की सरकार और अब बंगाल की सरकारी इमारतें सब बगबामी हो रही हैं। हावड़ा में रंगों की लड़ाई बड़ी हो चुकी है। बीजेपी और लेफ्ट आमने सामने हैं। एक ही इमारत को 3 बार रंगने का मामला आ चुका है। पहले सफेद रंग आ गया, फिर भगवा रंग आ गया, फिर सफेद रंग आ गया और अब एक बार फिर उस इमारत को भगवा रंगे जाने को लेकर विवाद है। बंगाल में भगवा पर रंग, बंगाल में दीवार पर भगवा रंग चढ़ने पर बवाल। 1 महीने में तीसरी बार बदला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की दीवारों का रंग। पहले भगवा, फिर सफेद और एक बार फिर से भगवा। बंगाल में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के टिकट काउंटर की दीवारों के रंग को लेकर बीजेपी और लेफ्ट आमने सामने आ गए। सफेद रंग की दीवार को भगवा रंग में रंग रहे ये हैं शिवपुर से बीजेपी विधायक और टॉलीवुड एक्टर रुद्रनील घोष। যারা এই চত্বরের পুরনো মানুষ তারা খুব ভালো করে জানেন যে এই গেটের মুখে দুটো যে কাউন্টার, এই কাউন্টারের রং গেরুয়া ছিল এবং চকলেট বর্ডার ছিল। 31 दिनों में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की दीवारों का रंग 3 बार बदल चुका है। सफेद से भगवा करने का लेफ्ट संगठन के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का दावा कि टिकट काउंटर पहले से ही भगवा रंग में रंगा था। 12 जुलाई को इमारत को केसरिया रंग में रंगा गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद 200 से ज्यादा लोगों ने इसे सफेद रंग से रंग। গেরুয়াই তো হবার কথা, গেরুয়াই তো হবার কথা, সেই রঙই তো এখানে ছিল। এ তো আজকে তো নয়, গেরুয়া এবং পোড়ামাটি, ঠিক আপনি যে জামা পরে রয়েছেন সেই রং তো এখানে ছিল, সেটা তো এখানে স্পষ্ট। এই রঙগুলো তো স্পষ্টই ছিল, অসুবিধা কোথায়? আপনারা টিকিট কাউন্টারের রং দেখুন। बंगाल में कलर को लेकर राजनीति तेज हो गई। लेफ्ट के राज में बंगाल लाल रंग में रंगा दिखाई देता था, तो टीएमसी ने ब्लू रंग को अपनाया और अब बीजेपी के आते ही बंगाल में चारों तरफ भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा। लेकिन रंगों की राजनीति करने वाली लेफ्ट पार्टी अब भगवा के खिलाफ खड़ी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमी। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग को लेकर भी सियासी जंग तेज है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य ने मांग रखी कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग कर किया जाए। इसके पहले टीएमसी ने भी पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग की। पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करना चाहते थे टीएमसी की मांग पर बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका गौरवशाली इतिहास है। सिर्फ बांग्ला नाम करना उनका अपमान है जिन्होंने बंगाली हिंदुओं के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। अब बीजेपी और टीएमसी पश्चिम बंगाल के नाम को लेकर के आमने सामने। आपके माध्यम से पूरा ये सरकार के पास, माननीय मंत्री जी का पास हमारा एक ही मांग है, वेस्ट बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, बंग एक पुराना इतिहास है। जैसे पाटलिपुत्रों का नाम बताया, वैसे ही पश्चिम बंगो ये नाम किया जाए। और मैं साथ साथ पूरा सदन के बारे सभी सदस्य के साथ यही एक विनती करूंगा। समीक भट्टाचार्य कौन होता है? हमारी ममता बनर्जी ने कब से लिख करके भेजा हुआ है यहाँ पे सरकार के पास, पड़ा हुआ है। रेजोल्यूशन में था जो हमारी सरकार बनी थी कि इसका नाम बदलना चाहिए। ये क्या समीक भट्टाचार्य, इन लोगों को क्या है? बंगला बोलना बंद कर दिया, हिंदी बोलता है, सड़क का नाम बदल रहा है। आप किसकी बात करते हैं? ये लोग जो वंदे मातरम का विरोध करते थे, आज वंदे मातरम पूरा सुना रहे हैं। और वो खबर जो सीधा आपकी जुड़ी है सेहत से। अक्सर आप और हम कई बार शौक से बाहर से खाना मंगवाते हैं, मिठाई मंगवाते हैं, जंक फूड मंगाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे जान करके हालत खराब हो जाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक से जो तस्वीरें सामने आई उनको आज आपको देखना चाहिए। पनीर जहरीला, घी नकली,
घेवर में कॉकरोच, दूध में मिलावट, पिज्जा आउटलेट में गंदगी का अंबार। आखिर इंसान खाए क्या? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये किसी एक शहर या सूबे की तस्वीर नहीं है, बल्कि शहर शहर मिलावटखोरों और सेहत के दुश्मनों का जाल बिछा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक हर जगह खाने पीने की चीजों में मिलावट है। हेल्दी खाने के नाम पर लोगों को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यूपी के मथुरा में जहरीली पनीर फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो एमपी के उज्जैन में 10 लाख का नकली घी जब्त हुआ है। मुंबई में तो डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में भी गंदगी का अंबार मिला। सबसे पहले यूपी के मथुरा की तस्वीर देखिए, जहां खाद्य विभाग ने पनीर फैक्ट्री में छापा मारा तो अधिकारियों के होश हो गए। चारों तरफ गंदगी का अंबार था, साथ ही पनीर और दूध में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा था। पनीर बनाने के लिए कपड़ों को चमकाने वाले खतरनाक केमिकल रानीपाल का इस्तेमाल हो रहा था। फैक्ट्री में 1500 किलो जहरीला पनीर और 3000 लीटर दूध मिला। करीब 5.5 लाख का यह सफेद जहर बाजार में बिक्री के लिए बिल्कुल रेडी था। जांच के दौरान मौके पर 50 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, 150 किलो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, 60 किलो सोयाबीन और 700 ग्राम रानीपाल केमिकल मिला। खाद्य विभाग के मुताबिक इनका इस्तेमाल पनीर बनाने में किया जा रहा था। जरा सोचिए, अगर आप ये जहरीला पनीर खाते तो इसका शरीर पर क्या असर होता। फिलहाल खाद्य विभाग ने जहरीले पनीर और दूध को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया है। मगर ये यूपी की इकलौती तस्वीर नहीं है। नोएडा का घेवर देखेंगे तो और खौफ में आ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के एक शख्स ने मिठाई की दुकान से घेवर खरीदा, लेकिन डिब्बा खोलते ही उसके अंदर मरा हुआ कॉकरोच मिला। साफ सफाई और हाइजीन के सारे दावे सिर्फ कागजों पर हैं और ग्राहकों को खुलेआम जहरीली मिठाई बेची जा रही है। उधर मध्य प्रदेश में भी शहर शहर सेहत के दुश्मन एक्टिव हैं। उज्जैन में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर अलग अलग दुकानों से 2000 लीटर से ज्यादा मिलावटी घी जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। वहीं इंदौर में 450 किलो केमिकल वाला पनीर मिला, जिसे लो फैट प्रोडक्ट के नाम पर बेचा जा रहा था। खाली टीन मिले तेल के और मिल्क पाउडर मिला है, और मिल्क पाउडर से बना हुआ जो पनीर है, जो कि वो लेबल पे लो फैट लिख रहे हैं और उस पर बैच नंबर, पैकिंग डेट वगैरह सब हाथ से डालना है। तो इस तरह की कुछ अनियमितताएं हैं, उनको लेके अभी माल जब्त किया है और प्रोडक्शन का स्टॉप किया गया। गली मोहल्लों में बनी अवैध फैक्ट्री ही मौत का सामान नहीं बेच रहे, बल्कि ब्रांडेड आउटलेट्स भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये एक्शन विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर में बने आउटलेट्स पर हुए। यहाँ किचन के अंदर गंदगी का अंबार था। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Brought to you by MDH मसाले।